वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 12th लेक्चर है। इसमें है आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये कि रिसोर्सेज जो बिजनेस के अंदर मौजूद हैं वो बराबर होते हैं रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर, यानी कि एसेट्स जितने भी होंगे वो बराबर होंगे कैपिटल के। जितने भी एसेट्स होंगे वो उस अमाउंट के बराबर होंगे जो कैपिटल लगाया होगा, ओनर ने सरमाया लगाया होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1 लाख की मशीनरी खरीदी गई तो 1 लाख की मशीन एसेट्स में आ जाएगी और कैपिटल जो आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। और एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ हो जाता है कब, जब कोई सामान ख़रीदा गया सपोज़ करें क्रेडिट पे, उधार पे, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल तो था लेकिन साथ में लाइबिलिटीज़ भी जुड़ गई। एसेट्स में इजाफा हो गया और लाइबिलिटीज़ भी साथ में जुड़ गई। कोई सामान खरीदा गया 50,000 का सपोज़ करें क्रेडिट पे, तो 50,000 यहाँ बढ़ गए एसेट्स के अंदर और यहाँ लाइबिलिटी 50,000 की बढ़ गई। तो अब हो गई एसेट्स जो है बराबर हो गए 150,000 के और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो गए 150,000 का। तो रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज इक्वल्स टू रिसोर्सेज हु सप्लाइड देम, जिन्होंने रिसोर्सेज सप्लाइड किए यानी कैपिटल से आए या लाइबिलिटीज से आए वो बराबर हो गया। एसेट्स के एसेट रिसोर्सेज और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल जो है वो जिन्होंने सप्लाई किया कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये नेट वैल्यू होती है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको एक्सपेक्टेड किया जाता है 12 मंथ के अंदर रिसीव करना। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल है, किसी को उधार पे सामान दिया तो 12 महीनों के अंदर रिसीव करना है, वो करंट एसेट में आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1 साल के अंदर उनको पे किया जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज़ को हम निकाल देंगे। स्टॉक क्या है, ये वो वैल्यू होती है उस सामान की वैल्यू होती है जो बिज़नेस के बाद मौजूद होता है बेचने के लिए। और 2 तरह के स्टॉक होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो शुरू में होता है मौजूद, किसी भी साल के शुरू में जो स्टॉक होता है, ये पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक होता है, इसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो कि किसी भी साल के आखिर में बच जाता है, उसको हम कहते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट होती है उस सामान की कॉस्ट होती है जो सामान बिका होता है। इसमें ओपनिंग स्टॉक शामिल होता है प्लस परचेजेस शामिल होता है, जो चीज़ खरीदी गई साथ में उसको ख़रीदने के अंदर जो भी किराया वराया पे किया वो भी शामिल होता है और साथ में लेस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। अब एक एग्जाम्पल दी गई कि एक बिज़नेस के अंदर जो है वो सामान ख़रीदा गया 15,000 का और साथ में जो है वो 15,000 का एक ओपनिंग स्टॉक था एक बिज़नेस के अंदर और 12,000 का सामान ख़रीदा गया। 1,500 रुपये उसके अंदर किराए के दिए गए और साल के आखिर में 10,000 रुपये बच गए। तो ओपनिंग स्टॉक उसका हुआ 15,000, परचेजेस हुए 12,000 और उस पर जो किराया लगा वो 1,500 का लगा। क्लोजिंग स्टॉक उसका 10,000 का है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे सामने आ गया। अभी आपके सामने मौजूद है ट्रायल बैलेंस जो बनाया गया था अली ट्रेडर्स का, और इसी से हमने जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे। एसेट्स को लेंगे, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो तमाम एसेट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे जितने भी एसेट्स इधर दिए हुए हैं। यानी 35,000 आ गया, 130,000 आ गया, कैश अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, उसके अलावा फर्नीचर अकाउंट से 15,000 आ गया, फिर व्हीकल अकाउंट से 50,000 आ गया, देन अगेन दी 15,000 आ गया मिस्टर बी का डेटर का। तो ये आ गए हमारे सामने तमाम एसेट्स आ गए नीचे। और उसके बाद फिर कैपिटल आया था। कैपिटल सिंपल है, कैपिटल अकाउंट से 22 लाख आ गया हमारे सामने कैपिटल का। उसके अलावा लाइबिलिटीज़ है 15,000 प्लस 20,000 की, ये 2 लाइबिलिटीज़ हमारे सामने आ गई, 15,000 की और 20,000 वाली। 15,000 की जो लाइबिलिटी है वो है मिस्टर ए की क्रेडिटर्स की और 20,000 वाली है एक्सपेंस पेएबल की। ये 2 लाइबिलिटीज़ हमारे सामने आ गई। तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक फ़र्क आ रहा है, 245,000 आ रहा है या 235,000 आ रहा है। अब वो फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि नेट प्रॉफिट को इग्नोर किया, जो कि नेट प्रॉफिट है 10,000 का। जब उसको ऐड कर देंगे तो 245,000 बराबर होगा 245,000 के। अब इसी इक्वेशन से जो इक्वेशन बैलेंस हुई है इसी से बैलेंस शीट बना ली। एसेट्स के सेक्शन में पहले फिक्स्ड एसेट के अंदर फर्नीचर आ गया 15,000 का, फिर व्हीकल आ गया 50,000 की। करंट एसेट के अंदर मिस्टर बी का अकाउंट आ गया 15,000 का, बैंक आ गया 130,000 का, कैश आ गया 35,000 का, टोटल आ गया 245,000 का। और इसी तरह लाइबिलिटी और इक्विटी वाले सेक्शन में कैपिटल आया पहले 20,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस आया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया इस वजह से वो ऐड होएगा, अगर यहाँ लॉस होता तो वो माइनस हो जाता। 210 का ये आ गया। उसके बाद फिर करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। मिस्टर ए की लाइबिलिटी जो है वो है 15,000 की और एक्सपेंस पेबल है 20,000 के। तो ये 35,000 के अमाउंट आया, दोनों उनको ऐड करेंगे 245,000 आ गया। तो दोनों बराबर हो गए जिस तरह यहाँ इक्वेशन बैलेंस हुई हुई है। और रिपोर्ट फॉर्म आ गई अब बैलेंस शीट की, ये उसी से रिपोर्ट फॉर्म भी बना दी गई। ये वही चीज़ है जो ऊपर बनाई गई, बस इसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पे जो है वो एसेट्स को ऊपर दिखाया है और लाइबिलिटीज़ को नीचे दिखाया है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब सपोज़ करें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,000 रुपीज़ का है सपोज़ कर लें, तो फिर किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे बैलेंस इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट के लिए हम लेंगे इनकम रेवेन्यू, और पहले तो इस इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने इनकम
में से माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इनकम जो है वो 95,000 है, ये भी ट्रायल बैलेंस से लिया जा रहा है। 95,000 इनकम में से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर 60,000 हमारे सामने अमाउंट है जो हमने ख़रीदा था, परचेजेस की अमाउंट, और 1,000 हमारा जो है वो एंडिंग क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस कर देंगे 1,000 को, तो ये 59,000 आ जाएगा। ये जो अमाउंट है 1,000 का, इसको माइनस करेंगे, और जो 60,000 का जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ये जो हमने परचेजेस किया था यहाँ से। तो परचेजेस का जो अमाउंट होता है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर शामिल होता है, और क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं। तो ये हमारे सामने आ गया। जब इनकम में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला, 36,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया, और फिर उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आए वो निकाल दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही आए हैं अभी तक। अगर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में तो वो भी निकाल देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बाकी वो निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मिल रहे हैं 25,000 के, उनको निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारे सामने आ जाएगा। अब ये 25,000 के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि सैलरीज़ के एक्सपेंसेस हैं, ये आ गए हमारे सामने, और बाकी एक्सपेंसेस हैं, ये दोनों जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए 25,000 के। इनको निकाला तो हमारे सामने नेट प्रॉफिट आ गया। अब है आपके सामने बैलेंस शीट। इसी के बाद बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट हमारे सामने जो आया ट्रायल बैलेंस से वो आया 65,000 का। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे करंट एसेट। करंट एसेट में 180,000 का करंट एसेट है, जितना भी टोटल है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन 1,000 वही दोबारा ऐड किया जा रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है। तो टोटल हो गया हमारे सामने 246। अब एक पिछली बार 245 था, क्लोजिंग स्टॉक 1,000 की वजह से 246 हो गया। लाइबिलिटीज़ का वही हिसाब है, कैपिटल जो है वो 2 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 1,000 बढ़ गया और वो हो गया 11,000, और फिर करंट लाइबिलिटीज़ वही है, यहाँ पे भी 246 का अमाउंट आ गया। अब है आपके सामने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। एक्सपेंस इसको कंसिडर किया जाता है, और बैलेंस शीट के अंदर इसको फिक्स्ड एसेट से माइनस कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन को, यानी कि एज अ एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में इसको डिडक्ट कर देंगे जिस एसेट का फिक्स्ड एसेट का हम डेप्रिसिएशन निकाल लें। तो इसके लिए हमारे सामने है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अंदर इनकम दिया हुआ है हमें, ये 95,000 है, ये उसके अंदर मौजूद है। ट्रायल बैलेंस के अंदर इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने माइनस किया, वही ये चीज़ आ गई जो पीछे आई हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव आया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बाद हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 1,300 के हमारे सामने आए। और ये डेप्रिसिएशन एसेट्स एक्चुअली एक्सपेंस जो है इसको कैलकुलेट किया गया है बाकायदा। सपोज़ करें इफ़ यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज़ 50 मंथ, अगर 50 महीने हैं एक एसेट की यूज़फुल लाइफ, एंड कंसिडर देयर इज़ नो रेजिडुअल वैल्यू, और रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं है। सो बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय लाइफ ऑफ द एसेट, तो टोटल कॉस्ट को जब हम लाइफ से डिवाइड करेंगे किसी भी एसेट की, 65,000 का वो एसेट है, और उसको डिवाइड कर देंगे 50 मंथ से, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आई वो आ गई 1,300। तो इस डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस करेंगे तो 9,700 हमारे सामने नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या करना है, उसी वाली बैलेंस शीट को लेना है जो हमने ऊपर बनाई है। फिक्स्ड एसेट में 65,000 में से हमने 1,300 माइनस करना है। फिक्स्ड एसेट में से ही डेप्रिसिएशन माइनस होगी, बाकी बैलेंस शीट वही चीज़ है। और हाँ, लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वहाँ पे से हमारे 1,300 में कमी आ गई, 9,700 हो गया हमारा अमाउंट, उसमें कमी आ गई। डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से 1,300 रुपये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से कम हो गए। तो जहाँ ऊपर हमारी कमी आ गई 1,300 की, यहाँ नीचे भी कमी आ गई, तो इसी वजह से दोनों साइड बैलेंस हो रही हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में अब दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन क्या है, मेथड है चार्जिंग करना फिक्स्ड एसेट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एज एन एक्सपेंस चार्ज किया जाता है। और फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जिनकी लंबी लाइफ होती है, देर तक चलते हैं, बिज़नेस में इस्तेमाल भी होते हैं, और इनको ख़रीदने का मकसद ये नहीं होता दोबारा बेचा है। जैसे मशीनरी ख़रीदी जाती है तो वो दोबारा बेचने के लिए ख़रीदी नहीं जाती। और इसके अंदर एस्टिमेटेड लाइफ भी कंसिडर की जाती है। एस्टिमेटेड लाइफ ये वो लाइफ होती है उतने साल जहाँ जितने साल फिक्स्ड एसेट को एक्सपेक्ट किया जाता है यूज़ करने के लिए, उसको एस्टिमेटेड लाइफ कहते हैं। तो ये था आपके सामने कॉन्सेप्ट
कुछ अकाउंटिंग क्वेश्चन का और आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और कोई पॉइंट मिस लगता है या इस वीडियो में आपको कोई बात क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।